हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का वो जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ पीतमपुर से संजय खंडागरे मौजूद हैं, जो आइडियल इंस्टीट्यूट पीतमपुर के डायरेक्टर हैं। लक्ष्य में सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके इंस्टीट्यूट के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितने सालों से ये इंस्टीट्यूट रन हो रहा है और बतौर डायरेक्टर आप अपने क्या अनुभव साझा करना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैम, मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बंसल न्यूज़ और साथ ही साथ आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस लक्ष्य प्रोग्राम में आने का। और मैं विगत 8 वर्षों से आइडियल इंस्टीट्यूट का संचालन कर रहा हूँ। यह संचालन मेरे द्वारा व मेरी टीम के द्वारा विगत 8 वर्षों से किया जा रहा है। आइडियल इंस्टीट्यूट पीथमपुर क्षेत्र में स्थित है और इस इंस्टीट्यूट के पीथमपुर में 2 सेंटर हैं। पहला सेंटर जो है वो सुपर मार्केट आजाद चौराहे पर स्थित है और दूसरा सेंटर जो है वो सिमरन स्वीट्स के पास पर स्थित है। दोनों ही सेंटर हमारे 1200 स्क्वायर फीट में बने हुए हैं, जहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम और सारी क्लासेस जो है स्मार्ट क्लासेस रूम के हिसाब से हमने सेट करी है। एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया है। साथ ही साथ हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चों को प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सारी क्लासेस सीसीटीवी कैमरे से लगे हुए हैं ताकि बच्चों पर बराबर निगरानी रखी जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर भी अधिक फोकस करते हैं कि बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे आने चाहिए। इस इंस्टीट्यूट के अंदर टोटल 8 टीचर काम कर रहे हैं जो काफ़ी वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड है। तो इस तरीके से यह जो संस्थान है पिछले 8 वर्षों से लगातार चलाया जा रहा है। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से आपने बताया कि 8 सालों से ये संचालित हो रहा है, 2 सेंटर है, आगे क्या इसका और विस्तार किया जाएगा? ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप बता रहे थे कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों तरीके से क्लासेस होती हैं, लेकिन छात्रों की अगर बात की जाए तो कुछ छात्र हम देखते हैं कि वीक होते हैं, तो उनके लिए क्या कोई एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा सेशन भी होते हैं? जी मैम, अभी जो हमारा सेशन है वो ऑनलाइन हमने पहले चलाया था लॉकडाउन में, लेकिन अभी जो पूरी तरीके से वर्क हो रहा है वो ऑफलाइन मोड पर हो रहा है। जो बच्चे वीक होते हैं उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराते हैं जो संडे होती है, और संडे बच्चों को एज अ मोटिवेशनल सेशन के माध्यम से हम उन्हें प्रेरित करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा स्कोर करें। बच्चा अच्छा स्कोर करे और पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उनको मोटिवेशन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे लगातार टेस्ट करवाना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवाते हैं ताकि उनका पढ़ाई में ध्यान रखे और वो पढ़ाई के लिए एग्री हो। बिल्कुल, और बदलते वक्त के साथ हम देखते हैं कई चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है। छात्रों की मेंटलिटी को लेकर अगर हम बात कर लें, उनकी समझने सोचने की क्षमता को लेकर, एग्जाम्स के टाइम पर हम देखते हैं स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है छात्रों में। ऐसे में स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप लोग क्या करवाते हैं? सर, उनका स्ट्रेस दूर करने के लिए जो मेन हमारा कार्य होता है वो होता है उनका प्रैक्टिस। जिस तरीके से बच्चा एग्ज़ाम हॉल में, खास करके हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बोर्ड क्लास के बच्चों पे फोकस करता है। अधिकतर हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने बोर्ड क्लास के लिए आते हैं ताकि वो बोर्ड क्लास को अच्छा स्कोर कर सकें। तो बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन के लिए हम बच्चों को मॉक एग्ज़ाम प्लस मॉक टेस्ट लगातार कंटिन्यू लेते हैं ताकि उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए। साथ ही साथ बच्चों को, आज के बच्चों के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बहुत ज़्यादा विचलित है। उनको सही लाइन पर लाने के लिए या फिर सही तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग, हमारी टीम और हमारी टीम के बाकी टीचर्स, साथ ही साथ बाहर के भी बहुत सारे टीचर्स हम बुलाते हैं मोटिवेशनल के लिए, ताकि बच्चों को सही गाइडेंस दिया जा सके और उनको प्रेरित किया जा सके। सर, स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट में आते होंगे, चाहे गणित की हम बात कर लें या फिर बायो साइंस की बात कर लें। कुछ स्टूडेंट्स को हम देखते हैं गणित टफ लगता है, कुछ को हम देखते हैं साइंस टफ लगता है। तो ऐसे में कठिन सब्जेक्ट्स को लेकर आप क्या समझाते हैं छात्रों को, कैसे वो अपने डर को, फियर को ओवरकम कर सके? इसके लिए क्या कुछ मार्गदर्शन आपके इंस्टीट्यूट में दिया जाता है? मैम, जब बच्चा 10वीं क्लास पास करता है तो उसके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, 2-3 ऑप्शंस होते हैं खास करके। एक बायो हो गया, मैथ्स हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया।
सबसे पहले हम बच्चों की रुचि जानना चाहते हैं। हम एक करियर काउंसलिंग सेशन लेते हैं बच्चों का, जिसमें सबसे पहले हम उनकी योग्यता, उनकी रुचि अनुसार उनको हम सब्जेक्ट गाइड करते हैं। और जब बच्चा सब्जेक्ट ले लेता है तो हम उसके बाद भी उसको टफ लगता है तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उस सब्जेक्ट को एज अ प्रैक्टिकली तौर पर समझाया जाए। और उस सब्जेक्ट को समझाने के लिए हमारे जो टीचर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो बच्चों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। और उनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए अधिकतर फिर उनकी प्रैक्टिस पर फोकस किया जाता है। सर, आज के दौर में हम देखें टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ऐसे में तकनीकी शिक्षा को आप कैसे देखते हैं और ये छात्र के जीवन में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? टेक्नोलॉजी का मैम आज की शिक्षा में काफ़ी अच्छा योगदान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम घर बैठे ही एजुकेशन ले सकते हैं और लगातार ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। फिर भी मेरा मानना ये है कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर बहुत अच्छी है, लेकिन एक शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो शिक्षक का रहता है। अगर शिक्षक का मार्गदर्शन बहुत अच्छा है तो ही हम उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो शिक्षक और टेक्नोलॉजी दोनों अगर मिल के काम करें तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे सभी बच्चों के लिए और हमारे देश के विकास के लिए काफ़ी योगदानफुल रहेगी, काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा। और तकनीकी शिक्षा की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सर, तो तकनीकी शिक्षा को बेहतर तरीके से जो छात्र हैं वो भी समझ सकें, इसके लिए क्या कोई स्पेशल क्लासेस आपके इंस्टीट्यूट में होती है? ऐसी कोई क्लासेस तो हम अभी नहीं प्रोवाइड कराते। फिर भी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस है, हमारे यहाँ पर प्रोजेक्टर क्लासेस है। अधिकतर जो चीज़ें रहती है मोबाइल के माध्यम से भी हम बच्चों को बताते हैं, लेकिन अधिकतर हमारा फोकस रहता है कि हम उन्हें क्लास के अंदर ज़्यादा ट्रीट करें। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। सर, स्टीम की अगर बात करें तो वर्तमान समय में अगर गणित स्ट्रीम की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं गणित स्ट्रीम के? गणित की अगर बात करें स्पेशल, तो गणित में हमारे यहाँ पर 50+ स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं मैम। टीचर्स की बात करें तो टीचर्स बाहर से भी बुलाए जाते हैं क्या स्पेशल क्लासेस के लिए, कोई सेमिनार? जी मैम, अगर टीचर्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर जितने भी टीचर्स है वो भी काफ़ी वेल एजुकेटेड है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ अपने टीचर्स के बारे में तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो दोनों सेंटर है, दोनों सेंटर में 8 टीचर है फिलहाल अभी। जिसके अंदर मैं बात करूँ तो मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं संचालक भी हूँ, साथ साथ में एक शिक्षक भी हूँ जो कि 8 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। साथ ही साथ हमारे इंस्टीट्यूट में जो मैथ्स के बच्चे हैं, फिजिक्स के बच्चे हैं, मैथ्स और फिजिक्स के लिए मनोज जादव सर हैं जो भी 8 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए हमारे यहाँ पर चांदनी जायसवाल मैम है जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। साथ में इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए हमारे शीतल चौहान मैम है जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर मुस्कान साकेत मैम, नेहा राठौर मैम, सानू मैम, गायत्री मैडम जो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो हमारे यहाँ के जो टीचर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है मैम, और साथ ही साथ हमारा पूरा फोकस बच्चों के ऊपर रहता है। फिर भी कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको और एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत है और वो कहीं ना कहीं डेली टीचर को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनका फोकस थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आए तो बाहर के जो प्रोफेशनल मोटिवेटर्स से, प्रोफेशनल एजुकेटर्स से उनको भी हम हमारी क्लास पे बुलाते हैं ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके और बच्चों को और भी करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जा सके। ये तो बात शिक्षकों की हो गई सर। अगर बात करें पेरेंट्स की तो पेरेंट्स का योगदान भी काफी ज्यादा होता है छात्रों के जीवन में, क्योंकि कई बार हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम आ रहे होते हैं, पेरेंट्स दबाव बनाते हैं और प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि पेरेंट्स को समझाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे बच्चों को ट्रीट करें, कैसे उन्हें समझाएं। तो क्या पेरेंट्स काउंसलिंग भी होती है? यस मैम, पेरेंट्स काउंसलिंग हमारे यहाँ पर होती है लगातार। जो बच्चे, खास करके अभी बच्चों का एग्ज़ाम टाइम चल ही रहा है, अधिकतर बच्चे जो है वो डेली अटेंड नहीं हो पाते क्लास में, तो हमारा अधिकतर पेरेंट्स से यही रहता है कि कम से कम वो बच्चों को डेली हमारी क्लासेस भेजें ताकि हम उन्हें शिक्षा दे पाए। तो पेरेंट्स से जब हमारी मीटिंग्स होती है तो अधिकतर हमारा पेरेंट्स से यही बोलना रहता है कि आप अपने बच्चों को एनी हाउ कैसे भी करके डेली क्लासेस पहुँचाएँ। कई बार बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो बहाने बनाता है, इस कारण से वो नहीं आ पाता है। तो पेरेंट्स से यही बोलना रहता है हमारा कि डेली आप बच्चों को क्लासेस भेजें, साथ ही साथ उनकी योग्यता अनुसार, उनकी रुचि अनुसार वो जितना कर सकते हैं उनसे बस थोड़ा अधिक करने के लिए उनको को बोले, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाए,
क्योंकि क्या होता है कि हर बच्चे की जो योग्यता होती है, हर बच्चे की जो काबिलियत होती है वो अलग अलग होती है। तो हर बच्चे को अपनी काबिलियत अनुसार काम करने दें, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना बनाए और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी ना रखें। बस हमारा फोकस ये होना चाहिए कि वो लगातार किसी भी कार्य को कंटिन्यू करता रहे और अपनी योग्यता का बेस्ट वो देते रहे। यही हमारा भी यही मानना है कि बच्चा अपने बेस्ट करेगा तो वो अपने आप ही बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि 12th के बाद भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है छात्रों को कि आखिरकार उनको करना क्या है। अगर पीसीएम सब्जेक्ट किसी ने लिया है तो आईआईटी जेईई की तैयारी वो करेगा, अगर बायो लिया है तो वो निश्चित तौर पर नीट की तैयारी करेगा। अगर आईआईटी जेईई की बात करें तो इसकी तैयारी छात्र कैसे कर सकते हैं और कब से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या 10th के पहले से या फिर 10th के बाद से इसकी शुरुआत कर दी जानी चाहिए तैयारी की? बच्चा अगर आईआईटी जेईई के थ्रू अगर 4 साल का जो कोर्स प्रोग्राम है इनका आईआईटी में अगर जाना चाहता है तो उसके पास में पहले से वो लक्ष्य होना चाहिए, तभी उसे उसमें जाना चाहिए। और अगर बच्चे के पास में या फिर पेरेंट्स के पास में ऐसा लक्ष्य है पहले से कि उन्हें आईआईटी क्रैक करना है और आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन लेना है, तो उन्हें खास करके नहीं ज़्यादा तो फिर भी 10वीं के बाद में ये तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। उनका 11वीं 12वीं इस तैयारी में होना चाहिए और इसके बाद ही उनको उस एग्ज़ाम में जाना चाहिए। जिस टारगेट की आप बात कर रहे हैं कि पहले से टारगेट सेट करना है, लेकिन हम देखते हैं अमूमन छात्रों में टारगेट सेट नहीं कर पाते और कई बार हम देखते हैं टारगेट सेट भी कर लेते हैं कि शायद उनको आईआईटी निकालना है, 2 साल तक तैयारी करते हैं, उसके बाद भ्रमित हो जाते हैं कई चीज़ों को लेकर या फिर उनको चीज़ें टफ लग जाती हैं। तो ऐसे में छात्र जो है अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? आज के टाइम पर देखा जाए तो जितनी भी फील्ड है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी कोर्स हो, सभी अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर बच्चा एक बार किसी लक्ष्य के बारे में सोच ले और वहाँ जाना चाहता है तो उसे अपना 100% देना चाहिए। और 100% देने के बाद भी अगर उस फील्ड में नहीं जा पा रहा है तो फिर उसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उसे अपनी योग्यता अनुसार, अपनी रुचि अनुसार किसी दूसरी फील्ड का चयन कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरी फील्ड में जाने से पहले उसे अपना 100% देना चाहिए। तभी, और खास करके आप जब भी बच्चों से हमारा यही बोलना रहता है, खास करके 10वीं के बाद जब बच्चा 11वीं में आता है तो उसके पास में बहुत सारे रास्ते रहते हैं कि वो आर्ट्स ले, वो बायो ले, वो मैथ्स ले, वो कॉमर्स ले। तो अधिकतर हमारा फोकस वहीं से रहता है कि बच्चा जो सब्जेक्ट ले वो ये सोच कर ना ले कि मैथ्स ज़्यादा अच्छा है या बायो ज़्यादा अच्छा है या कॉमर्स ज़्यादा अच्छा है। वो ये सोच के ले कि उसको इन फ्यूचर में क्या करना है, वो क्या करना चाहता है, उसकी रुचि किस फील्ड में है। क्या वो बिजनेस फील्ड में जाना चाहता है, क्या वो इंजीनियर बनना चाहता है, क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है, या फिर क्या वो कोई सिविल सर्विसेज के अंदर जाना चाहता है। तो उस अनुसार हम बच्चों को गाइड करते हैं और उस गाइड के अनुसार हम बच्चों को सब्जेक्ट लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर बच्चा उस टाइम पे नहीं समझ पाया है और फिर भी वो इस फील्ड में आ गया या किसी फील्ड में भी चले गया है तो उसे कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे अपना 100% देना चाहिए। और 100% देने के बाद भी अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर उसे अपनी रुचि अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार फील्ड चेंज करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम्स की हम बात कर लें तो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कैसे कराते हैं? मॉक टेस्ट की आपने बात कर ली कि मॉक टेस्ट कराते हैं। मॉक टेस्ट के जरिए जाहिर तौर पर यह पता चल पाता है कि तैयारी का स्तर क्या है। क्या सिलेबस को भी बांटा जाता है, पहले से डिवाइड किया जाता है कि 3 महीने के लिए इतना सिलेबस रहेगा? टीचर्स की तरफ से क्या कोई स्पेशल करिकुलम एक्टिविटीज भी कराई जाती है ताकि स्ट्रेस भी कम हो सके बच्चों का? जी मैम, हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो फोकस रहता है वो बच्चों को एक्सप्लेनेशन पर रहता है। सबसे पहले टीचर अपना 100% देता है, जिसके अंदर बच्चों को प्रैक्टिकल के द्वारा, स्मार्ट क्लासेस के द्वारा और प्रेजेंटेशंस के द्वारा बच्चों को उस सब्जेक्ट या फिर उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। जब हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, बच्चा संतुष्ट हो जाता है कि उस टॉपिक को वो बहुत अच्छे से समझ गया है, उसके बाद में उनके प्रेजेंटेशंस हम करवाते हैं। साथ साथ हम बच्चों को एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। और जो टेस्ट होता है, सबसे पहले टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज लिए जाते हैं। उसमें भी टाइमिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको टेस्ट दे दिया और आपको 1 घंटे तक टेस्ट देना है। एग्जाम के अंदर, खासकर बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 आवर्स का टाइम मिलता है। तो जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको हम उसके हिसाब से हम टाइमिंग निकालते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 5 to 6 मिनट मिल रहा है। इस तरीके से बच्चे को हमने मान लो कि टेस्ट दिया और टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन हमसे ले रहे हैं, तो हम बच्चों को टेस्ट के लिए ओनली 5 मिनट्स देते हैं कि आपको 5 मिनट्स में एनी हाउ उस क्वेश्चन को लिखना है।
बच्चा अगर उस टेस्ट में एक क्वेश्चन 5 मिनट के हिसाब से 5 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट प्रोवाइड करते हैं, अगर 25 मिनट के बाद भी बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो उसको हम आगे लिखने नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार बच्चे शिकायत करते हैं एग्जाम में कि सर हमको बहुत कुछ आता है, हमको बहुत कुछ आता था, लेकिन हम 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आ गए। कारण यह रहता है टाइम प्रॉपर वो नहीं दे पाते हैं, इस कारण से। तो अधिकतर हम बच्चों को टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करवाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ साथ बच्चों का मॉक एग्जाम लेते हैं। ये जो मॉक एग्जाम होता है हमारा एज इट इज जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसके तरह होता है। एक्चुअली हमारे 2 सेंटर है, तो अधिकतर जो बच्चों का जो एग्जाम होता है मॉक एग्जाम, जो बच्चा जिस सेंटर पे पढ़ रहा होता है वो एग्जाम उस सेंटर पे हम नहीं लेते हैं, वो एग्जाम दूसरे सेंटर पे लेते हैं, ताकि उसको थोड़ा सा एक नया इन्वायरमेंट मिले। जिस तरीके से वो एग्जाम सेंटर पे जाता है तो वहाँ कुछ नया होता है, उस कारण से भी कई बार स्ट्रेस में आ जाता है। तो वो स्ट्रेस दूर करने के लिए हम पूरी से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा को वो इन्वायरमेंट दे सके जिससे उसकी प्रैक्टिस जो हो जाए बहुत अच्छी हो जाए और वो अपना जो फाइनल एग्जाम रहेगा उसमें अपना बेस्ट दे पाए। ये तो रिटर्न एग्जाम की बात हो गई, जैसे आपने बताया कि रिटर्न एग्जाम की तैयारी करवाते हैं आप, लेकिन आज के दौर में स्पीकिंग स्किल्स भी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी छात्र के लिए? क्योंकि हम देखते हैं एग्जाम जब सामने आते हैं तो कुछ छात्र ऐसे रहते हैं जो रट्टा मार लेते हैं, कुछ चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें परेशानी होती है। ऐसे में स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, क्या उसके लिए प्रेजेंटेशन या फिर कुछ क्लासेस आपकी ओर से ली जाती है? जी मैम, उसके लिए हम बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन क्लास रखते हैं। जिस टॉपिक को हमने समझाया हुआ है हम कोशिश करते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं कई बार बच्चों का, कि उस ग्रुप में एक टॉपिक डिवाइड कर देते हैं। बच्चे उस टॉपिक के अलग अलग टॉपिक स्टेज पर आकर वो बच्चे खुद पढ़ाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि बच्चा का जो उसने याद करा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर पाता है, और बच्चा जब याद करा हुआ एक्सप्लेन करना चाहता है तो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है प्लस उसकी जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स है वो भी बाहर आती है, साथ साथ उसका जो हेजिटेशन है वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर अधिकतर पढ़ाने के बाद में प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चा जो चीज़ सीख रहा है उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट भी कर सके। कुछ छात्र ऐसे भी रहते होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं, या फिर हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री भी उनकी आ जाती है। तो ऐसे में उन छात्रों को कैसे मोटिवेट करते हैं आप? कई बार हम बच्चों को वैसे तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, बच्चा मेहनत भी बहुत करता है, उसके बाद भी कई बार बच्चा ऐसा होता है जिसको सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो कई बार कारण ये भी रहा हुआ है, जो मैं 8 साल से देख रहा हूँ, कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसने पेपर भी अच्छी तरीके से प्लान कर लिया था, लेकिन मेन टाइम पे वो स्ट्रेस नहीं झेल पाता है, कई बार घबरा जाता है, कई बार OMR सीट भरने में प्रॉब्लम कर देता है, कई बार वहाँ पर जो टेंशन आता है उसको वो नहीं झेल पाता है। इस कारण से भी उसका पेपर खराब हो जाता है, और पेपर खराब होने के कारण फिर उसको कहने के उस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो जिसका कारण कई बार पढ़ाई नहीं होती है, उसका कारण कुछ और ही होता है। तो ऐसे बच्चे जो सप्लीमेंट्री आ गई है तो हम बाद में यही बोलते हैं कि अगर आप फेल हो गए हो या फिर आपको सप्लीमेंट्री आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो या फिर आप बहुत बेवकूफ़ हो, आप और वापस से कर सकते हो। कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है जिस कारण से बच्चा सप्लीमेंट्री या फेल भी हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को हम पूरी तरीके से वापस मोटिवेशन देते हैं और वापस से तैयार करने की कोशिश करते हैं। पेरेंटल प्रेशर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या कभी कभी प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों के ऊपर पेरेंट्स की ओर से? ये दबाव भी कहीं ना कहीं पीछे धकेल देता है छात्रों को? जी बिल्कुल मैम, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होता है वो बच्चों की जितनी योग्यता रहती है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करता है। हम कई बार पेरेंट को समझाते हैं कि जैसे हम अगर पंछियों की बात भी करें तो हर पंछी की अपनी अपनी योग्यता है, कि चिड़िया की अलग योग्यता है तो वो अपनी उड़ान के अनुसार उड़ती है, चील की अपनी योग्यता है वो बादल के ऊपर तक उड़ता है। तो जिस तरीके से पंछियों के अंदर भी अलग अलग अपना एक पावर है, उस तरीके से हर बच्चे की अलग अलग एक पावर है। अगर उसकी पावर से आप उसको बहुत ज़्यादा खींचोगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर करोगे तो हो सकता है कि वो बच्चा टूट जाएगा। तो पेरेंट्स से हमारा अधिकतर यही बोलना रहता है कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, अगर वो अनुशासित नहीं है और वो संस्कारी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उसको बोलिए। अदरवाइज वो अगर अपना 100% दे रहा है, उसके बाद भी उसके नंबर नहीं आ रहे हैं या फिर वो नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको ज़्यादा प्रेशर ना करें। ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो वो अपने आप को कमज़ोर कर लेगा और फिर वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अधिकतर हमारा पेरेंट्स से यही निवेदन रहता है कि बच्चों को अपनी काबिलियत अनुसार, अपनी रुचि अनुसार आगे बढ़ने दें, बस वो जितना कर सकता है उससे और अच्छा उसे करने के लिए मोटिवेट करें, प्रेरित करें। तो हम भी बच्चों को से यही उम्मीद करते हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी हम यही समझाते हैं कि आप बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना करें।
बिल्कुल, और रसायन विज्ञान गणित और भौतिक विज्ञान की तुलना में अधिक सीखने वाला सब्जेक्ट होता है, और जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? छात्रों को उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? और आमतौर पर हम देखते हैं जो कठिन सब्जेक्ट्स होते हैं उसी से बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। जी मैम, मेरा मानना यह है कि वैसे तो सब्जेक्ट जो है, मैथ्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, सभी अपने अपने सभी सब्जेक्ट जो है अपने अपने जगह पर एक कठिन भी है और सरल भी है। आप जिस चीज़ को अपना समय दे देंगे, बच्चों से हमें अधिकतर वही रहता है कि जो चीज़ आपको नहीं आ रही है या फिर जो चीज़ आप नहीं सीख पा रहे हो, तो आपको पूरी तरीके से उस चीज़ को अपना समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जब आप किसी भी एक चीज़ पर या किसी भी सब्जेक्ट पर पूरी तरीके से फोकस बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट अपने आप ही आपके लिए सरल हो जाता है। अदरवाइज कई बार बच्चे सिंपल से सिंपल सब्जेक्ट भी होता है और अगर उसको अपना समय नहीं दे रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, उसको अगर टाल रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट भी हमको कठिन लगने लगता है। तो जो कठिन सब्जेक्ट है उसके लिए बच्चों को हम यही गाइड करते हैं कि जितना ज़्यादा आपको सब्जेक्ट कठिन लग रहा है उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करिए, उतना ही ज़्यादा वो कुछ समय बाद में सिंपल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना कठिन सब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा वो इन फ्यूचर में सिंपल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इसी के तहत अगर बार बार प्रैक्टिस कोई चीज़ की जाएगी तो वो सब्जेक्ट भी सरल बच्चों को लगने लग जाएगा। अगर जिस तरीके से 8 सालों से आप इस इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बदलते दौर के साथ आपने क्या कुछ बदलती हुई चीज़ें छात्रों में देखी हैं? क्योंकि अभी हम देखते हैं स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा है, मोबाइल का उपयोग भी बच्चे करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी करते हैं, कुछ एडिक्टेड भी हो जाते हैं मोबाइल को लेकर, तो पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? सोशल मीडिया कम यूज करें, मोबाइल का कम यूज करें, पढ़ाई के लिए हाँ फोन जरूर यूज करें। जैसा हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और हमें प्रत्येक क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो हमारा छात्र है उसको जितना फ़ायदा मिल रहा है टेक्नोलॉजी से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से, उससे ज़्यादा कहने कि उसको नुकसान हो रहा है। तो मेरा अधिकतर बच्चों से यही अनुरोध रहता है कि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करे, वो सोशल मीडिया यूज़ करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे एक लिमिट टाइम के साथ यूज़ करे। और साथ ही साथ जब वो पढ़ाई करे, जब वो किसी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइम पे उनका जो मोबाइल है वो पूरी तरीके से उनसे दूर होना चाहिए। अगर वो मोबाइल को साथ में रख के अपना स्टडी कर रहे हैं या फिर मोबाइल को पास में रख के किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ कोई भी नहीं सीख पाता है, क्योंकि जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं मोबाइल जो है और सोशल मीडिया जो है वो हमारे लिए काफ़ी फोकस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फोकस के लिए मोबाइल से जितना दूरी हो सके उतना दूरी बनाएं। कि आपने जिस तरीके से कहा कि एक टारगेट, लक्ष्य और फोकस होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये फोकस कई बार हम देखते हैं मोबाइल के कारण बिगड़ जाता है और कई और भी चीजें रहती हैं जिसके चलते प्रभावित होती हैं चीजें। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो बंसल ग्रुप के योगदान को आप कैसे देखते हैं? बंसल ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले, क्योंकि वो इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं जहाँ पर कई शिक्षकों के माध्यम से हम पूरे देश को, पूरे सभी छात्रों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, सभी छात्रों तक अच्छी शिक्षा और अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर कर पा रहे हैं। तो बंसल न्यूज़ का कहीं ना कहीं इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान अभी तक भी होते आया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये योगदान इस तरह से रहेगा। बिल्कुल, अंत में आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षिप्त में? पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि पेरेंट्स जितना बच्चों की शिक्षा के लिए कोशिश कर रहा है उतनी ही कोशिश उसको उनके संस्कारों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ में संस्कार आएंगे बच्चों के अंदर, तब जाके बच्चों का एक अच्छा चरित्र निर्माण हो पाएगा, और जब बच्चों का चरित्र निर्माण होगा तब जाके हमारे देश का अच्छे से निर्माण हो पाएगा और हमारे देश का विकास हो पाएगा। तो हमारा भी यही मानना है कि शिक्षा के साथ साथ में बच्चों को संस्कार दिए जाने चाहिए, और उस संस्कार के लिए बच्चों को और टीचर को और पूरे समाज को कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश के जो बच्चे हैं
ये आगे बढ़ेंगे तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बेहद जरूरी है, और जो गाइडेंस आपने दी इससे निश्चित तौर पर जो छात्र ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको करियर गाइडेंस में हेल्प जरूर मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी। थैंक यू मैम। और इसी के साथ हमारी खास